आज का बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर। तो पहला सवाल है, निम्न में कौन ठोस में ठोस का विलयन है? चलिए कमेंट्स कीजिए, निम्न में कौन ठोस में ठोस का विलयन है? कपूर, पित्तल, पारा, बादल। निम्न में कौन ठोस में ठोस का विलयन है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबको सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। चलिए कमेंट्स कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है राजीव कुमार। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप सभी का जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा पित्तल। ठीक है, पित्तल इज द राइट आंसर। पित्तल जो है ये ठोस में ठोस का विलयन है। ये पित्तल जो है यह तांबा और जिंक जेडन, Cu और जेडन, तांबा और जिंक का मिश्रण से पित्तल बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप सभी कमेंट्स कीजिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.5, 6.4 या 8.4? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.5, 6.4 या 8.4? चलिए कमेंट्स कीजिए रक्त का पीएच मान। बिल्कुल सही है अभिषेक कुमार, राजीव कुमार, 7.4 बिल्कुल सही जवाब है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन जवाब आप सबों का रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन है, चलिए कमेंट्स कीजिएगा ध्यान से। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है क्या कहलाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है, उपधातु कहलाता है, धातु कहलाता है, अक्रिय गैस कहलाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। राजीव कुमार बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है अभिषेक कुमार। चलिए भाई आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? सोडियम का, एल्युमिनियम का, लोहा का, तांबा का? चलिए कमेंट्स कीजिए बॉक्साइट किसका अयस्क है? आप सबों का बिल्कुल सही जवाब है कमेंट्स। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब रहा अभिषेक कुमार, राजीव कुमार, विनोद राय, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने ज्ञात तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने ज्ञात तत्व है? चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है आप सबों के सामने। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने तत्व है? पिछले बार ग्रुप डी में एक से अधिक बार पूछे गए प्रश्न है। 22, 11, 10, 30। चलिए कमेंट्स कीजिए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने ज्ञात तत्व है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 22। कितने? 22। चलिए जिसमें 11, 10, 30 और 22 ऑप्शन है, जिसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 22। 22 जो है अभी तक ज्ञात तत्व है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस
वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? चलिए ऑप्शन है आर्गन, नियॉन, हीलियम। कौन सा निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा निष्क्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? चलिए कमेंट्स कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है रेडॉन। कौन है? रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है क्योंकि यह सबसे भारी अक्रिय गैस है। ये धरातल पर, भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाला एकमात्र निष्क्रिय गैस रेडॉन है। ठीक है, भूकंप के समय यही रेडॉन गैस निकलता है। ठीक है ना। चलिए भारी, सबसे भारी निष्क्रिय गैस पूछा जाए निष्क्रिय गैस में, इनर्ट गैस में, तो आपका रेडॉन हो जाएगा। चलिए ये वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु कौन है? कमेंट्स करें। प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। सबसे कठोर धातु कौन है? कमेंट्स कीजिए। प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा। बिल्कुल सही जवाब है राजीव कुमार, प्लेटिनम। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है और सबसे मुलायम धातु सोडियम है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य शरीर में ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? अर्थात सामान्यतः ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में कितना प्रतिशत होता है? 65%, 75%, 78%, 21%। चलिए आप सबका कमेंट्स क्या है? अभिषेक कुमार ए, राजीव कुमार। चलिए ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है? 65%। 65% जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है कि 78% पाया जाता है, जबकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वह 65% पाया जाता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? रॉबर्ट हुक, वाल्टर फ्लेमिंग ने, विजमैन ने या ग्रेगर मेंडल ने? चलिए कमेंट्स कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है अभिषेक कुमार, राजीव कुमार, विनोद राय। बिल्कुल सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सांप बच्चे को जन्म देता है? अर्थात वह अंडा नहीं देता है बल्कि बच्चा देता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने रहा। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने। कौन सा सांप बच्चे को जन्म देता है? बोआ, हाइड्रोफिश, नागराज या किंग कोबरा? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर। चलिए कमेंट्स कीजिए। नीतीश कुमार ए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोआ सांप जो है वह बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, बोआ जो सर्फ है यह बच्चे को जन्म देता है, जबकि हाइड्रोफिश जो है यह विश्व का सबसे जहरीला सांप है। हाइड्रोफिश जो है विश्व का सबसे जहरीला सांप है जो एक समुद्री सर्फ है। ठीक है, नागराज एक ऐसा सर्फ है जो अपना घोंसला बनाता है। नागराज जो है कि यह घोंसला बनाता है। नागराज सर्फ जो अपना घोंसला बनाता है। हाइड्रोफिश जो है कि यह सब विश्व का जहरीला सांप हुआ, और बोआ जो हुआ यह बच्चे को जन्म देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है।
चलिए, हमारे शरीर में लगभग कितने अरब आरबीसी प्रति घंटे बनते हैं? रेड ब्लड सेल, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक रहता है। बताए कि ये आरबीसी जो है 1 घंटे में हमारे शरीर में कितने अरब बनते हैं? 9 अरब, 20 अरब, 2 अरब और 50 अरब आरबीसी प्रति घंटे हमारे शरीर में कितने अरब बनते हैं? आरबीसी, चलिए, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है हमारे शरीर में प्रति घंटे कितने अरब बनते हैं? प्रति घंटे कितने अरब बनते हैं? कमेंट्स कीजिए। 9 अरब, 20 अरब, 2 अरब, 50 अरब। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। आरबीसी हमारे शरीर में प्रति घंटे कितने अरब बनते हैं? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 9 अरब। ए बिल्कुल सही जवाब है, 9 अरब। आरबीसी जो है हमारे शरीर में प्रति घंटे 9 अरब बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, खरगोश में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंतु होते हैं? चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, खरगोश में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंतु अर्थात मेरुरज्जु पाए जाते हैं? 31 जोड़ी, 12 जोड़ी, 10 जोड़ी या 25 जोड़ी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आप सबों के सामने स्क्रीन पर। चलिए, खरगोश में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंतु होते हैं? चलिए, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो कृपया लाइक कर देंगे, जो शेयर नहीं किए हैं शेयर कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, खरगोश में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंतु होते हैं? कमेंट्स कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 31 जोड़ी। मनुष्य और खरगोश में स्पाइनल तंतु जो होते हैं वो एक ही होते हैं, अर्थात 31 जोड़ी होते हैं। मनुष्य में भी स्पाइनल 31 जोड़े होते हैं और खरगोश में भी 31 जोड़ी होते हैं। 31 जोड़ी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, फेशियल में कितने हड्डियां होते हैं? फेशियल में कितने हड्डियां होते हैं? 8, 9, 6, 14। चलिए, कमेंट्स करिए, फेशियल में कितने हड्डियां होते हैं? 8, 9, 6, 14। फेशियल अर्थात चेहरा, चेहरे पर कितने हड्डियां होते हैं? चेहरे पर कितने हड्डियां होते हैं? कमेंट्स कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। फेशियल में कितने हड्डियां होते हैं? 8, 9, 6, 14। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। राजीव कुमार बी डी, बहुत अच्छा। देखिए, कितने होते हैं? 14 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलिए, याद रखिए, च से चेहरा और च से 14। च से चेहरा, च से 14। फेशियल अर्थात चेहरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोनोसेक्राइड का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित में से मोनोसेक्राइड का उदाहरण कौन है? चलिए, कमेंट्स कीजिए। निम्नलिखित में से मोनोसेक्राइड का उदाहरण कौन है? बहुत ही बेहतरीन सवाल, रेलवे ग्रुप डी द्वारा 2018 में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से मोनोसेक्राइड का उदाहरण कौन है? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ग्लूकोज जो है कि मोनोसेक्राइड का उदाहरण है, जबकि सुक्रोज, लैक्टोज ये जो है डाइसेक्राइड का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन में केवल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन में केवल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? एल्बुमिन, ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन में केवल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एल्बुमिन। एल्बुमिन में केवल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एल्बुमिन में केवल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, C20
H30O किस विटामिन का सूत्र है? C20H30O किस विटामिन का सूत्र है? C20H30O किस विटामिन का सूत्र है? चलिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, B1, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए कमेंट्स करिए किस विटामिन का सूत्र है? C20H30O। C20H30O किस विटामिन का सूत्र है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए कमेंट्स कीजिए, लिख देते हैं C20H30O किस विटामिन का सूत्र होता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है रेटिनॉल का। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का रक्त बैंक किससे कहा जाता है? चलिए कमेंट्स कीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि शरीर का रक्त बैंक किससे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए कमेंट्स कीजिए, यकृत को, किडनी को, प्लीहा को, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। चलिए कल के शेड्यूल के बारे में बता देते हैं। कल 2 बजे लाइव आएंगे जिसमें आपको आर्ट्स का सेशन चलेगा, फिर रात 8 बजे साइंस का सेशन चलेगा। इसलिए आप सभी लोग 2 बजे और 8 बजे ठीक है लाइव आ जाइएगा। ठीक है, समय पर आप लोग आ जाइएगा ताकि किसी प्रकार से दिक्कत ना हो सेशन चलाने में। चलिए शरीर का रक्त बैंक किससे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, राजीव कुमार सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लीहा को किससे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है पोलियो किस सूक्ष्म जीव से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। पोलियो किस सूक्ष्म जीव से होता है? प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया या वायरस? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए कमेंट्स कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए पोलियो किस सूक्ष्म जीव से होता है? चलिए कमेंट्स कीजिए, पोलियो किस सूक्ष्म जीव से होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सबों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। पोलियो एक विषाणु से होने वाला रोग है। किससे होता है? विषाणु से अर्थात वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए विषाणु से होने वाले रोगों के लिए एक ट्रिक की वीडियो बना चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ठीक है। और वहां से आपको जितने भी वायरस से रोग होते हैं सारे का वहां नाम ट्रिक पर बता दिया गया है ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कछुआ का जीवन काल औसतन कितना होता है? कछुआ का जीवन काल औसतन कितना होता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर है। कछुआ का जीवन काल औसतन कितना होता है? चलिए कमेंट्स कीजिए, कछुआ का जीवन काल कितना होता है? 102 वर्ष, 152 वर्ष, 30 वर्ष या 12 वर्ष? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर। चलिए कछुआ का जीवन काल औसतन कितना होता है? राजीव कुमार 152 बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का कमेंट्स। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कछुआ का जीवन काल होता है 152 वर्ष। 152 वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए दोस्तों कल के जो रूटीन है उसके बारे में बता देते हैं। कल 2 बजे आर्ट्स का सेशन आएगा, फिर और रात 8 बजे से साइंस सेशन आएगा। ठीक है, जो आपको ग्रुप डी, एसएससी, जीडी हेतु, इसके अलावा अन्य भी एग्जाम हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप डेली दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे लाइव आ जाइएगा। ठीक है, चलिए अवसर को प्रश्न है मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए कमेंट्स कीजिए, किसका किया जाता है? मांसपेशियों का, पशुओं तथा पौधों की बनावट का, केंद्रक का, अंडे और मांस का? बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अति महत्वपूर्ण 20 साइंस से प्रश्न जो आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस वगैरह एग्जामों में पूछे गए थे और पूछे जाएंगे भी इस प्रकार के प्रश्न। तो ऐसा प्रश्न डेली हम लाते रहेंगे। रात 8 बजे साइंस सेशन चलेगा और दोपहर 2 बजे आर्ट्स का सेशन चलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, और लाइक भी कर दे। और डेली आप दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे आइएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।